बताइए, बोला मैम जी। से बताओ, शुरू करिए। हाँ, अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया ना तो। अच्छा चलिए, ओके। It's a process called तो cell हम division यहाँ to पे make new cells सेल called डिवीजन का daughter ये cells. प्रोसेस देख रहे हैं। इसमें जो दो बने हैं Unicellular organisms, meaning उनको हमने कहा, क्या बोला हमने उनको हमने डॉटर सेल बोला। ठीक है, कोई आया है। अब आप जो स्क्रीन पे देखा है वो है creatures that consist of just बैक्टीरिया। one cell, ठीक है, such as bacteria, बैक्टीरिया है usually clone यूनिसेल्युलर, यानी themselves एक during cell ही division. सेल से बना हुआ एक The two daughter ऑर्गेनिज्म। cells that result वो are कैसे separate कैसे organisms. रिप्रोड्यूस कर रहा In है? this वो case, एक के दो, two दो new के genetically चार, इस identical प्रकार से bacteria. बाइनरी फिजन के प्रोसेस This से is a type of वो asexual मल्टीप्लाई कर reproduction रहा है। known as इस binary प्रोसेस fission. को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। Cells in a और multicellular organism मल्टीसेलुलर also ऑर्गेनिजम्स, reproduce by उनके cell अंदर division. ये क्या हो रहा है? But the यहाँ new पर daughter सेल cells that are डिवीजन जो है produced वो are not two माइटोसिस separate यानी organisms. कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन Instead, और these new मियोसिस cells यानी are कि just सेक्सुअल parts of the रिप्रोडक्शन organism, दोनों allowing ही it to होते grow हैं। or sometimes जो replacing cells एसेक्सुअल that are worn रिप्रोडक्शन out or है injured. वो शरीर के ग्रोथ में कार्य For करने में मदद example, करता है your body और heals a रिपेयर paper में। cut through division of जैसे your किसी को skin चोट cells लग गई हो, सेल्स occurring at the डैमेज हो गए edges of हो, the cut. तो डैमेज्ड सेल्स को हटा करके नए In a सेल्स modified बनाए जाते example हैं। of cell division, सेक्स सेल्स sex जो कि cells स्पर्म called और gametes एग, are made. इन दोनों का जब फ्यूजन होता है तब एक Chromosomes नया are an सेल important जो part है of cell उसका division. संरचना So, होता what है, are उसको जाइगोट chromosomes? बोलते हैं। आगे चल के देखेंगे Let's look क्रोमोसोम क्या inside होता a है, ये cell's हम देखेंगे। nucleus. हम देखिए न्यूक्लियस देख रहे हैं Here we और इस find the न्यूक्लियस के nuclear genetic अंदर material ऐसा known जंजाल as जैसा जो है फैला हुआ है, ये deoxyribonucleic जेनेटिक acid मटेरियल or है। DNA. इसको हम डीएनए, डीऑक्सी Each cell's राइबोन्यूक्लिक DNA एसिड holds the बोलते हैं। genetic code अब ये or जो आप instructions देख रहे for हैं स्क्रीन everything पे, within that ये organism. कोड्स हैं और ये कोड्स जो है Looking through a इन्हीं से microscope, हमारे you can जीन्स see जो है that वो DNA is स्पेसिफाई होते usually हैं। जीन्स spread क्या out है? within the nucleus. डीएनए के ऊपर It looks का kind एक of grainy. पर्टिकुलर सीक्वेंस, बस उसी को जीन बोलते हैं। We call the जो अभी आपने DNA देखा वो chromatin माइक्रोस्कोप when के it looks अंदर like कैसा this. दिखता है वो आपने देखा। Before अब a ये cell एक divides, डीएनए का आप DNA देख रहे must हैं, ठीक है? replicate or ये copy डीएनए itself so that the पहले क्या करता information है, in this बीच में code से can be passed क्योंकि ये on to डबल each हेलिकल है, daughter एक cell. दो धागे जैसे लिपटे हुए हैं, वो दोनों At धागे the beginning of छूट cell जाते division, हैं, खुल जाते DNA हैं condenses और tightly एक के into an ऊपर एक X-shaped नया धागा structure का known as a chromosome. रुकिए एक सेकेंड, फिर से बताती हूँ। यहाँ पे जो आपने फोटो देखा, ये जो है ये आपका डीएनए से डीएनए बनने का प्रोसेस है। इसको हम डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। बहुत ध्यान से देखें, मैंने आपको डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस बताया है कि डीएनए से आरएनए कैसे बनता है। वो कब बनता है? सामान्य उसका जब जीवन चल रहा है उस सेल का, उस समय डीएनए को कुछ इन्फॉर्मेशन दे करके प्रोटीन बनाना है, तो वो पहले क्या बनाता है? आरएनए बनाता है और उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। आपको ये बता चुकी हूँ मैं पहले ही। इसी प्रकार जब वो आरएनए प्रोटीन बनाता है तो उस प्रोटीन के बनने के प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है, इतना आप पहले से ही देख चुके हैं। आज ये एक महत्वपूर्ण चीज़ को जोड़ लें कि डीएनए से जब डीएनए बनता है तो उसको हम डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। यानी एक डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो दो धागे एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए हों, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये जो ऑरेंज कलर का फ्लावर जैसा दिख रहा है, इसके ऊपर का डीएनए जो है ये लिपटा हुआ है दोनों धागे एक दूसरे से, और इसके नीचे के जो दो धागे हैं ये सेपरेट हैं। इनमें जो ग्रीन वाले आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये क्या कर रहे हैं? ये जो ग्रीन वाले हैं ये इस खुले हुए डीएनए के दो स्ट्रैंड्स के ऊपर एक नया डीएनए का जो है वो बना रहे हैं। तो इससे क्या होगा? अब ये एक डीएनए के दो डीएनए बन जाएंगे और ये दो डीएनए जब बन जाएंगे यानी कि डबल हो जाएगा डीएनए। इसका क्या होगा? फिर यही डबल हुआ डीएनए दो भागों में आगे जाके बट जाएगा और यही एक के दो सेल्स बनाएगा। इस प्रोसेस को हम डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। ये डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है? ये सेल डिवीजन के समय सबसे पहले होता है। पहले डीएनए जो है बनता है मतलब एक धागे से दो
और धागे बन जाते हैं। तो अब यहाँ पर एक के दो बन रहे हैं धागे। अभी ऑरेंज वाला जो है ना ये ऊपर ऊपर चलता जाएगा आखिरी तक, जहाँ तक उसका पूरा बट जो है वो खुल नहीं जाएगा। और एक धागा जो है वो दो में बट गया और दोनों ही धागों के ऊपर नया स्ट्रैंड बन गया, यानी कि एक जो डीएनए था एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड उसके ऊपर दो बन गए। अब सबसे बड़ी गम्मत जो आपको समझ में आएगी वो ये है कि यहाँ पर पेरेंट्स से जो मिलता है, जैसे इसीलिए पेरेंट्स से जो आपको डीएनए मिला है तो समझ लीजिए ये पेरेंटल डीएनए है, लेकिन जो आधा ऊपर से बना है वो आपका अपना एनवायरनमेंट है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया था फर्स्ट ईयर वालों को कि जब आपका जब ये माता पिता से बच्चों का 50% ही डीएनए मैच होता है, 25% माता से, 25% पिता से, बाकी का 50% वो स्वयं अपने एनवायरनमेंट में बनाता है। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये यहाँ पर एक डीएनए है, उसके दो स्ट्रैंड्स अलग हो गए, दोनों स्ट्रैंड्स में अपने अपने उनके ऊपर जो है नया स्ट्रैंड बन गया और एक स्ट्रैंड के दो स्ट्रैंड तैयार हो गए। Information in this अब इस code प्रोसेस can को be हम passed आगे on to each देखेंगे। daughter cell. ये देखिए ये ऊपर होता जा रहा है At the और वो beginning of बढ़ता cell जा रहा है division, और इसी DNA प्रकार से ये condenses सारा tightly जो into डीएनए an क्रोमैटिन है X-shaped structure ये एक्स known के as a शेप में chromosome. ऐसे जो है Each वो side of an खड़ा हो X-shaped ऐसा chromosome जो है वो is a सेट हो जाता genetically है। identical sister आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, स्पिंडल फाइबर, ये आपको मैंने शब्द बताया था जब मैंने आपको बताया था कि सेंट्रियोल्स का क्या कार्य है। जब आपको हमने ऑर्गेनल्स सेल की कोशिकांगों को हम जब देख रहे थे, हमने लाइजोसोम देखे, गोल्जी बॉडी देखी, एंडोप्लाज्मिक स्मूथ और रफ देखा, हमने न्यूक्लियस देखा, न्यूक्लियोलस देखा, इसके अलावा हमने जो है माइटोकॉन्ड्रिया देखा। तभी मैंने एक छोटी सी आपको बात टच की थी सेंट्रियोल्स, और मैंने कहा था कि स्पिंडल फाइबर ये बनाते हैं। तो ये स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं ये आपको अब समझ में आएगा। ये सेल के दोनों दिशाओं में, एक है ना सूरज की अपन किरणें छोटे बच्चे बनाते हैं ना ड्राइंग में, वैसे ये जो है ना इस प्रकार के ये ऐसे धागे फाइबर्स जो है बनाते हैं और इस क्रोमोसोम को बीचों बीच से दो भागों में chromatid, तोड़ने का कार्य forming a करते हैं। sideways V जैसे shape. ग्रेविटी हमको धरती अपने In the अपनी ओर middle, खींचती है, a धरती पे structure चिपका के called a रखती है, ऐसे centromere ही जो joins the स्पिंडल sister फाइबर्स है ना, chromatids ये together. इनके सेंट्रोमियर, आपको जो ऑरेंज दिख रहा है ना उसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। Different देखिए types of कैट में organisms 38 have different क्रोमोसोम होते हैं, numbers of कुत्ते में chromosomes. 78, हॉर्स में 64 Every और cell in your ह्यूमन body में is called a somatic cell, 46 except your जोड़े होते gametes. हैं क्रोमोसोम्स के। Human somatic cells ठीक है, have 23 23 pairs of chromosomes 23 जोड़े यानी 46 for a टोटल total of क्रोमोसोम 46. होते हैं। 23 जोड़े, क्षमा कीजिए, 23 It's जोड़े like the और difference 46 between टोटल how many क्रोमोसोम pairs of shoes you होते have हैं। versus your जैसे total ये number of जूते के shoes. आपको बहुत सारे पेयर्स दिख रहे हैं, लेकिन आप उनको बोलेंगे Gametes are the कि मेरे पास exceptions to 4 this rule. सेट ऑफ जूते हैं, तो वो 4 सेट ऑफ जूते होते हैं, लेकिन ओरिजिनली 8 होते हैं क्योंकि 4 दूनी 8। तो इस प्रकार से 23 आपके पास क्रोमोसोम के जो है पेयर्स हैं, जो ये अपने पेयर्स हैं जो कि एक्चुअली 46 क्रोमोसोम्स बनते हैं। अब यहाँ पे जो आप देख Human रहे हैं eggs and ये sperm है have आपके only गैमीट्स one बोलते हैं। chromosome इनको from जो each सेक्स pair सेल्स होते हैं for a इनको total हम of 23. गैमीट्स बोलते हैं। And और unlike 23 somatic जो है cells, हमारे पास में gametes are not ये genetically है identical to their parent cells. एग और स्पर्म के। When a sperm तो ये cell 23 fertilizes और an 23 egg, जो है they both जब ये contribute their 23 जुड़ते हैं chromosomes. तो ये फिर भी This 23 ही fused बनते हैं। cell, क्यों? called क्योंकि a ये zygote, हाफ हो now जाते हैं। has और 23 ये हाफ pairs of कैसे होते हैं chromosomes ये हम for a अगली total वीडियो of में 46. देखेंगे। तो ये जाइगोट जो आपको दिख रहा This है overview स्क्रीन of पे, cell division will वही help जाइगोट prepare है you for जहाँ studying से the cell मनुष्य के cycle, शरीर which की is the संरचना life की cycle of the शुरुआत cell. होती है माता के गर्भ में। यस, एक बार फिर से आपको दिखाती हूँ। Fused cell, ये called a देखिए, zygote. ये आपको जो दिख रहा When a है sperm हिलता cell हुआ, ये fertilizes स्पर्म an है। egg, they ये both स्पर्म जब contribute their 23 एग chromosomes. को फर्टिलाइज करता This है, fused तब cell, ये called a 23 पेयर zygote, के now जो has क्रोमोसोम्स हैं, 23 pairs of ऐसे 23 chromosomes पेयर्स for a वाला total of ये जाइगोट 46. तैयार होता है। ठीक है, यही This संरचना overview की of cell शुरुआत है, division will शरीर help के prepare संरचना you की। for studying the cell cycle, which is the life अब हम cycle of इसके the आगे cell. सेल साइकिल देखेंगे।
सभी लोगों Let's को सुनाई दे रहा है, compare two दिखाई दे रहा types है of cell प्रॉपर? division, mitosis and meiosis. While mitosis occurs सभी को all समझ में आ over, रहा है? हाँ मैम। हाँ ठीक है, मुझे सिर्फ ये मतलब ये स्क्रीन पर मैं बोलती जा रही हूँ, आप लोगों तक ये सब व्यवस्थित जा रहा है ना, बस यही मुझे रिस्पॉन्स चाहिए आपका। the body and somatic ओके, cells. तो ये दो प्रकार के Meiosis, हमारे सेल्स होते हैं हमारे शरीर में, ठीक है? पहले होते हैं सोमैटिक सेल्स, let's compare two जो अभी types of मैंने cell division. आपको जिसको कहा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो बेसिकली सोमैटिक सेल्स होते हैं। सोमैटिक सेल्स मतलब होता है सब्जी भाजी के जैसे वेजिटेटिव सेल्स। ये सोमैटिक सेल्स जो होते हैं ये किस प्रकार बढ़ते हैं? ये एक के दो, ये माइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा बढ़ते हैं। एक के दो, दो के चार, इस प्रकार से ये बढ़ते हैं, ठीक है? और दूसरे होते हैं जो Mitosis सेक्स सेल्स and होते हैं। meiosis. While mitosis occurs all over the body in माइटोसिस कहाँ somatic पे हो रहा है? cells, पूरे शरीर में। meiosis और only मियोसिस जो है वो occurs in कहाँ the हो रहा है? reproductive सिर्फ cells of the रिप्रोडक्टिव सेल्स में, gonads in order जहाँ to पे form gametes. पुरुषों में स्पर्म में और महिलाओं में अंडे में ये The हो रहा original है cell in मियोसिस। both mitosis and meiosis is ये diploid. देखिए, इसका हम जो डिफरेंस है वो ये आपको वीडियो भी भेजा हुआ है और इसमें भी हम नोट करेंगे, तो आप जब इसको वापस देखेंगे तो आपके नोट्स में आप लिखते जाएंगे। सोमैटिक सेल्स में होता है माइटोसिस, और मियोसिस जो होता है वो किस में होता है? वो रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। इसमें जो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल यानी कि जिससे आगे दो बनने वाले हैं, वो पेरेंट सेल जो होता है वो डिप्लॉइड होता है, यानी कि उसमें दुगने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है? दुगने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है? आगे देखेंगे। Mitosis consists of one cell division, ये माइटोसिस जो हुआ, while इसमें आपका अभी माइटोसिस में एक सेल डिवीजन हुआ। ये इसमें जैसा पेरेंट है वैसे का वैसा उसकी डॉटर सेल्स है दो, वो भी 2n वाला है, डिप्लॉइड है, और उसके जो डॉटर सेल्स हैं वो भी दोनों डिप्लॉइड हैं, 2n है। तो दोनों जो डॉटर हैं वो एग्जैक्टली सेम है अपने पेरेंट से। ये इनको हम क्लोन भी बोल सकते हैं, ध्यान से सुनेंगे, क्लोन भी बोल सकते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे आपके शरीर का जो एक कार्डियक सेल है, वो सारे कार्डियक सेल्स जो है वो एक दूसरे से मैच कर रहे होते हैं। आप देखेंगे आपके पेट का जो स्मूथ सेल है, जिसको हम स्मूथ एपिथेलियम बोलते हैं, ये सारे सेल्स एक दूसरे से पूरे मैच कर रहे होते हैं। फिर और भी जो आपके पूरे सेल की जो संरचना हुई है शरीर की, तो इनमें सोमैटिक सेल्स हैं, और इसीलिए ये सभी जो है जिस स्पेसिफिक जीन के एक्सप्रेशन से ये बने हैं, तो उस ग्रुप के, उस टिश्यू के सारे सेल्स जो हैं वो सब एक जैसे दिखते हैं, क्योंकि उनका पेरेंट सेल और उनका डॉटर सेल भी बराबर होता है। लेकिन मियोसिस जो है ये कहाँ हो रहा है? मियोसिस सिर्फ जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल्स में ही हो रहा है, यानी कि स्पर्म और एग में ही ये मियोसिस का प्रक्रिया हो रहा है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है? वहाँ पे दो सेल डिविजन्स हो रहे हैं। meiosis पहले स्टेप consists में of two stages of जो cell division ये called है n जो है meiosis 2n 1 वाला जो है, and meiosis उस 2. 2n के 2n मतलब हाफ हो जाएगा। जो 2n है पेरेंट का, उसमें से हाफ होके दो सेल बन जाएंगे। और अब ये जो मियोसिस 1 जो हुआ, उसके बाद मियोसिस 2 होगा, जो कि माइटोसिस के जैसा होगा बेसिकली। जैसे माइटोसिस में 2n से 2n ही बन रहे हैं, ऐसे ही इधर मियोसिस में इस n से 2n और बनेंगे, इसमें और हाफ नहीं हो जाएगा। लेकिन जो पहले वाला मियोसिस है, मियोसिस 1, उसमें क्या हो रहा है? 2n से n और n ये बन रहा है। इसका मतलब क्या होता है आप जानते हैं? इसका मतलब हाफ हो रहा है। तो यानी कि माता के जो आए हैं उसके क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो गए, और पिता का जो एक सेल था उसके भी क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो गए, और वो हाफ और ये हाफ दोनों मिलकर के इन्होंने एक बनाया। और फिर इस एक डीएनए, आवाज ब्रेक हो गई। हेलो, आवाज ब्रेक हो रही है क्या? हाँ थोड़ी ब्रेक हो गई थी। ओके, तो इस पूरे जो आपका डीएनए जो है, इस 1 जो बन गया डीएनए, फिर आगे जा कर के क्या होता है? उस एक डीएनए के
अनेकों कॉपीज बनते हैं और फिर इस उसको जाइगोट बोलते हैं। और फिर वो जो अनेकों कॉपीज जो बनते हैं उसी से उसकी जो जीव है उसकी रचना होती है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये 2 सेल डिविजन्स वाला, इसको मियोसिस बोलेंगे, और जिसमें सिंगल है और जो नंबर आगे जो डॉटर सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो सेम है, उसको माइटोसिस बोलेंगे। तो मियोसिस में क्या होता है, हाफ हो जाते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम। Mitosis results in 2 diploid इसमें daughter 2 cells. डिप्लॉइड सेल्स हैं माइटोसिस में। In contrast, meiosis meiosis results in 4 चार daughter haploid cells cells, that are यानी कि haploid gametes. हाँ, हैप्लॉइड बनते हैं, मतलब आधे नंबर के हो The जाते 2 हैं। daughter cells resulting from और ये mitosis जो जेनेटिक are genetic डुप्लीकेट्स होते हैं, duplicates of माता each पिता other के एग्जैक्टली and the डुप्लीकेट बन original जाते हैं cell. ये माइटोसिस की प्रक्रिया में। But each लेकिन haploid gamete meiosis resulting की from प्रक्रिया में ये meiosis is जेनेटिकली genetically होते हैं। different from 4 every बच्चे हैं gamete तो ever चारों अलग formed. अलग होंगे, ऐसे एक दूसरे के क्लोन नहीं रहेंगे वो, चाहे माता पिता एक ही हो तब भी। ओके, तो ये आपके जो है ये 2 प्रोसेस हमने सीखे। ये थे आपके डिवीजन हमने देखा, हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसलिए दिया कि सपोज अगर आ गया माइटोसिस मियोसिस तो क्या करेंगे। तो ये और आपके नॉलेज के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम चलते हैं अर्पिता। अब हम चलते हैं उत्सर्जन तंत्र की ओर। उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन। यस, तो उत्सर्जन तंत्र जो है हमने कल डाइजेस्टिव सिस्टम देखा। तो सबसे पहले आप लोग मुझे थोड़ा सा बताएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको क्या क्या याद है। मैंने कल नहीं सुना, आज सवेरे सुना। डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर अन्न नलिका देखी, फिर उसमें जठर अग्नि, फिर उसमें फिर पचन, छोटे आंतड़े, बड़े आंतड़े, फिर उसके बाद गुदादार तक उसका, और वो कितने 7 मीटर की होती है, 1.5 मीटर की लंबी मतलब ये लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, और 5 मीटर की छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन 5 मीटर की है, और फिर भी उसको स्मॉल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसकी जो चौड़ाई है, जो उसकी मतलब जो मोटापा है उसका एज अ पाइप, तो वो मोटापा उसका बहुत कम है। ठीक है ना, वो एज कंपेयर टू बड़ी आंत उसका मोटापा कम है, और बड़ी आंत का जो आपका चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत चौड़ी है वो, और लंबाई में 1.5 मीटर है। और जो छोटी आंत है वो कितनी है, 5 मीटर। ठीक है, और क्या क्या आपको याद है डाइजेस्टिव सिस्टम में ही। आपने सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है इसका, बाय में। स्टार्ट कहाँ से होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, मुंह से। और आप इसको अन्न नलिका जो है, अन्न नलिका को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ईसोफेगस। शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, ईसोफेगस की स्पेलिंग ई से शुरू होती है कि ओ से, ई से होती है, नहीं ओ से होती है। ठीक है ना, ओ ई, यस। अब इसके बाद में सबसे पहले एक एलिमेंट्री कैनाल है, तो वो एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक चलती है, अन्न नलिका से होते आंतों तक, या ये बोले थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ जाएं, मुंह से लेकर के एनल कैविटी तक। हाँ, पूरा जो है यही, इसको ही हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। एक और नाम है इसका, कोई बता सकता है, ट्रैक्ट करके कोई है, ट्रैक्ट करके नाम है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, GI ट्रैक्ट। ठीक है, GI ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल। इसमें सबसे पहले आपका माउथ है। माउथ के अंदर क्या क्या आता है जो डाइजेशन से रिलेटेड चीजें हैं, फटाफट बताएंगे। हाँ, और एलिमेंट्री
कैनल, एलिमेंट्री कैनाल तो हो गई शुरू, मुंह से हो गई। अब इसके बाद क्या क्या है? सलाइवरी ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड है, और दो है, दो एलिमेंट्री कैनल, ठीक है बेटा, हो गया, एलिमेंट्री कैनाल हो गया, वो शुरू हो गया। अभी एलिमेंट्री कैनाल एनस तक है, तो हम सारी चीजों को देखेंगे। लेकिन मुंह में क्या क्या चीजें हैं? टीथ है, हाँ, और हाँ, ग्लैंड्स है, हम्म, 4 ग्लैंड्स है, चार बोल सकते हैं या 6 बोल सकते हैं। मेन जो है वो पैरोटिड यहाँ पर है, कान के नीचे, फिर सब मैंडिबुलर और मैंडिबुलर यहाँ हमारे जीभ के आसपास है। तो 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इस प्रकार से 6 हैं, या 3 जोड़े हम ऐसा बोल सकते हैं। तो ये 3 जोड़े हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स के हैं, जिनका कार्य है सिक्रीशन करना। लार ग्रंथि लार उत्पन्न करती है, जो कि हमारे फूड के साथ मिक्स करती है। तो फूड मिक्स कौन करता है? टंग करती है। और च्यू कौन करता है? टीथ करते हैं। का काम टीथ करते हैं। यस, ठीक है। तो ये माउथ का कार्य डाइजेशन में कंप्लीट हो गया। और जो आपने 5 जो है बायो मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स पढ़े हैं, इन पांचों में इनमें से मुंह में किसका डाइजेशन होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का। शाबाश, कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो मुंह में ही बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, और फिर बचा हुआ जो है वो आगे आंतों में होता है, पेट में नहीं होता, क्योंकि पेट में मुख्य किसका डाइजेशन होता है? प्रोटीन का। ठीक है, प्रोटीएजेस जो होते हैं वो पेट में होते हैं, और बहुत हाई एसिडिक होता है वातावरण पेट का, जिसको हम जठर अग्नि बोलते हैं। और ये पेट का जो वातावरण है, जिसको हम जठर अग्नि बोलते हैं, उसका पीएच जो है वो है 2 से 3 पीएच के आसपास, हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट। ठीक है, इनका कार्य क्या होता है? एक तो ये अपने पूरे खाने को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं, और दूसरा कार्य ये होता है कि बाहर से आया हुआ कोई भी अगर बैक्टीरिया या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म अंदर घुस गया है, तो उसको पूरा एसिड जो है वो ख़त्म कर देता है। तो इस प्रकार से ये इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है, और हमारे न्यूट्रिशन के लिए भी ये जठराग्नि कार्य करती है। इसके बाद आगे जाएंगे, जहाँ से एंट्रेंस है। हाँ बोलिए। ईसोफेगस की स्पेलिंग ई से दी है यहाँ पे, ESOPHAG। ओके, और जो ये गोरे वाली पुस्तक जो आपको भेजी है उसमें ओ से दी है, तो आपको जो समझ में आए, जो भी ठीक लगे वो आप लिख सकते हैं, डजंट मेक में जो आए। हाँ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अगर वो कहीं पर ई से भी दी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप दोनों भी कुछ भी लिख सकते, क्योंकि ओ के बाद ई ही है, ओइसोफेगस ऐसा आता है उसका। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश, इनके बीच में भी काफ़ी कुछ जो है ना डिफरेंसेस रहते हैं। तो ज़्यादा लोग जो है ना अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो करते हैं, क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश जो है ना वो सब मतलब उनका अलग ही चलता था। तो मोस्टली तो अमेरिकन इंग्लिश में डायरेक्टली सिंपली चीज़ों को देते हैं, तो हो सकता है अमेरिकन इंग्लिश में ई से ही डायरेक्टली शुरू किया हो, तो ओ से भी शुरू हो सकता है, ई से भी। ठीक, अब ये जो ईसोफेगस है, इसके बाद आपने देखा स्टमक, जिसको हम क्या बोलते हैं? जठर। जठर, ठीक है। हाँ, या फिर आप उसको स्टमक को स्टमक, चलिए स्टमक। हाँ, इसके बाद जहाँ से ये, अच्छा, लिवर और पैनक्रियाज, ये अपना अपना जूस कहाँ पे मतलब देते हैं? इधर ही अपने स्टमक के ही मतलब एंड पे ये अपने अपने जो इनके जूसेस हैं, डाइजेस्टिव जूसेस, जिनको हम उनके ग्रंथियों के जो है, जैसे हमें लार ग्रंथि का हमने एक देखा, ऐसे ही लिवर और पैनक्रियाज जो ग्रंथियां हैं, इनका भी ये अपना अपना जो योगदान है, जो भी उनके जूस हैं वो भी उसमें डाल देते हैं, वो भी आ जाते हैं हमारी एलिमेंट्री कैनाल में फूड के आने के बाद। अब यहाँ से ये एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो जो एंट्री पॉइंट है उसका क्या नाम है? डिओडेनम। यस, तो ये आपका डिओडेनम जो है वहाँ से शुरू होता है आपका अपना ये क्या, हाँ, ये आपका शुरू होता है यहाँ पे
स्मॉल इंटेस्टाइन जेजुनम की लार्ज जेजुनम इंटेस्टाइन? फिर एलिक्युलम हाँ, सबसे पहले आपका डिओडेनम। इंटेस्टाइन हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो रही है, ठीक है। पहले स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी, तो इसमें आपका पहले क्या आएगा? अरे यार, हाँ, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले आपका डिओडेनम से एंट्री होगी। फिर क्या आएगा नेक्स्ट? जेजुनम। हाँ, जेजुनम यस। उसके बाद इलियम। इलियम। इलियम, यस। फिर उसके बाद मैम ये मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ये सब ये स्मॉल स्टमक इंटेस्टाइन के सीरीज चल रही, सीक्वेंस चल रहा है। फिर जो स्टमक है उसके पोर्शन को भी 3 नाम दिए हैं ना, जहाँ से इसोफेगस स्टमक से कनेक्ट होती है वहां पे हाँ, उसका उनको क्या नाम क्या है? उसको क्या नाम दिया है? अभी याद नहीं आ रहा, पढ़ा है पर मैंने उसके 12th के बुक में है। उसके ना मुझे नहीं मतलब मेरे पास अभी उसमें नहीं आए नाम। जहाँ तक मैंने देखे हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन्स के ही ये पार्ट्स देखे हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन के। फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जब ये घुसता है फूड, ठीक है, तो वहाँ से इसको आप जो है पहले आप उसको असेंडिंग कोलन बोलते हैं, यानी ऊपर चढ़ता हुआ कोलन। उसके बाद ट्रांसवर्स यानी कि आड़वा कोलन। कोलन मतलब लार्ज इंटेस्टाइन। कोलन शब्द जो है ये आपके इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है, तो कोलन कैंसर जो है ये इंटेस्टिनल कैंसर है, पहली बात तो ये। और असेंडिंग कोलन मतलब ऊपर चढ़ता हुआ, और ट्रांसवर्स यानी आड़वा, और फिर डिसेंडिंग मतलब नीचे उतरता हुआ। तो इन तीनों में सबसे पहले कहाँ पे आता है फूड? तो असेंडिंग में सबसे पहले आता है, फिर ट्रांसवर्स में आता है, और फिर डिसेंडिंग में आकर के और वहाँ से निकल जाता है। तो उत्सर्जन तंत्र जो है इसको पढ़ने की शुरुआत हमारी कल ही हो चुकी है डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। तो आज हम थोड़ा उत्सर्जन तंत्र जो है उसको देखेंगे। इसमें हमने जब देखा कि शरीर में फूड जो है मुंह से जब एंटर होता है तो इसकी एक यात्रा शुरू होती है। पहली जो स्टेप में इसके साथ क्या इसकी गति होती है कि इसको बारीक हिस्सों में छोटा छोटा जो है टुकड़ों में बांटा जाता है। ये काम कौन करता है? हमारे दांत करते हैं। इसके बाद इसमें बहुत सारे अनेक प्रकार के ऐसे जूसेस और ऐसे पदार्थ मिलाए जाते हैं तरल जो है उसके द्वारा, पानी जूसेस के द्वारा, जिनसे कि इन जो टुकड़े हुए खाने के जो टुकड़े हुए हैं ना, इसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो उसकी एनर्जी है या उसका जो कुछ भी गुण है, सत्व जो है, वो उन पदार्थों से मिल जाए और एब्जॉर्ब करने के लिए शरीर में आसानी हो। ठीक है, ये हमने देख लिया। और फिर जैसे जैसे भोजन नीचे की ओर आता है तो इस पूरे प्रोसेस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, कल भी आपको बताया था, पेरिस्टाल्सिस का अर्थ होता है इस प्रकार से जो है अपने अंदरूनी जितने भी सॉफ्ट मसल्स हैं, पेट का, इंटेस्टाइन्स का, इवन जीआई ट्रैक्ट में, सब जगह का, तो इस प्रकार से एक मूवमेंट होता है। और ये मूवमेंट क्या करने में मदद करता है? चर्न करने में, फूड को मिक्स करने में मदद करता है। एक पहली बात। और दूसरी बात, उसके अंदर का जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी उसके अंदर के सत्व हैं, जो भी पोषण है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए भी ये मूवमेंट कार्य करता है। और तीसरा, जो भी पचन किया हुआ यानी कि उसका एब्जॉर्ब हो चुका है उसका सब कुछ, ऐसा जो भोजन है, ऐसा जो खाना है, उसको आगे की ओर पुश करता है, आगे की ओर धकेलता है। तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के 3 कार्य हैं। पहला कार्य है कि वो पूरा प्रॉपर मिक्स कर देता है डाइजेस्टिव जूसेस को भोजन के साथ। ठीक है। दूसरा, वो क्या करता है? मिक्सिंग प्रॉपर जो है वो करता है और एब्जॉर्प्शन करने में मदद करता है। जो भी योग्य वस्तुएं हैं उसके अंदर की, वो शरीर के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। और तीसरा कि आगे आगे जो है खाने को आगे आगे पुश किया जाता है। अब ये जो आगे आगे खाना पुश हो रहा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका बहुत सारा एब्जॉर्प्शन हो गया, बहुत सारा इसके ऊपर जितना भी कार्य करना था वो सब कार्य हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन में भी असेंडिंग जब था तब तक
लास्ट अपॉर्चुनिटी थी कि इसमें से जो है भोजन के कण, जो भी न्यूट्रिशन के कण है, पोषण के कण है, वो एब्जॉर्ब कर लिए जाएं। और जो आड़वा था, ट्रांसवर्स कोलन था, उसमें भी यहाँ तक भी ये था। लेकिन जैसे ही असेंडिंग कोलन की शुरुआत होती है, डिसेंडिंग की शुरुआत होती है, और इनफैक्ट कोलन में कई जगह, लार्ज इंटेस्टाइन में कई जगह क्या करना होता है, जो फूड है उस फूड के अंदर का जितना भी वाटर कंटेंट है, पानी जितना भी है, वो पानी और सोडियम, यानी कि जो हम नमक का जो एक पार्ट होता है सोडियम क्लोराइड का, सोडियम, तो ये सोडियम और वाटर, इन दोनों का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। शरीर उनको वहाँ से रीअब्जॉर्ब कर लेता है और किधर की तरफ डालता है, किडनी की ओर उनको भेज देता है। तो किडनी की ओर इनका जो है डायरेक्शन चला जाता है, किसका, यूरिन बन के वो बाहर निकलेगा। और भी चीज़ें, मतलब वो जो वाटर है वो सिर्फ यूरिन में ही नहीं जाता, वो वाटर शरीर में वापस एब्जॉर्ब हो जाता है, जो कि आगे जाकर यूरिन बनने के लिए भी वाटर ही लगता है। तो इसमें से पहले पोषण और न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और जो वाटर है उसका यूरिन के माध्यम से वो हम बाहर निष्कासित करते हैं। इसको हम आज अच्छे से डिटेल में देखेंगे। लेकिन वो यूरिनरी जो सिस्टम है उसमें घुसने से पहले हम आज डाइजेस्टिव सिस्टम के अंत के जो ये स्टेप्स हैं इनको वापस देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको देखना है कि सॉलिड वेस्ट हमारे शरीर से किस प्रकार निकाला जाता है। तो ये सॉलिड वेस्ट जिसमें से जो है न्यूट्रिएंट्स पूरे एब्जॉर्ब हो गए हैं, विटामिन्स, मिनरल्स सब एब्जॉर्ब हो गए हैं, और अंत स्टेज में लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, कोलन के अंदर, अब इसमें से वाटर भी एब्जॉर्ब हो गया है। अब ये जो सॉलिड वेस्ट बचा है, जिसकी कंसिस्टेंसी सेमी सॉलिड है और मोस्टली जो है सॉलिड है, तो इस प्रकार से ये आगे धकेल दिया जाता है, जो कि मोशन के रूप में शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, जिसको हम मल के रूप में जानते हैं। तो ये जो मल है ये हमारे शरीर से सॉलिड वेस्ट बाहर निकल गया। तो उत्सर्जन तंत्र का पहला चीज़ जो है सॉलिड वेस्ट, वो आपने देख लिया। दूसरा हम देखेंगे गैशियस वेस्ट, कि जो हमारे शरीर के गैसेस हैं उनको किस प्रकार निकालते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में जो भी हमारे शरीर के अंदर एलिमेंट्री कैनाल में मुंह से जो ऑक्सीजन या जो कुछ भी गैसेस गई हुई है ना, तो एक तो इसीलिए कहा जाता है कि मुंह बंद करके खाना खाना चाहिए, बात करते करते खाना नहीं खाना चाहिए। दूसरी बोलते हैं कि हमको जो है पानी जो है वो ऐसे पानी को चबा चबा के पीना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। और स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज़ जो डिलीवरी हुई है उनको बोलते हैं कि पानी को चबा के पियो, पानी को खाओ। तो ऐसे किस प्रकार से कि अपना मुंह जो है ज़्यादा न खुले, और जो ऊपर मुंह करके पानी पीते हैं उनको तो सबसे ज़्यादा जो है ना वात का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये शॉर्ट में बात क्या बताना चाहती हूँ मैं, कि मुंह के द्वारा भी कई बार गैस हमारे अंदर जाती है। तो ऐसी गैसेस जो मुंह के द्वारा गई हैं वो एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू गैसेस जो है नीचे से जो है अपान वायु के रूप में निकाल दी जाती हैं, और इनका भी अंदर भ्रमण होता है, और अगर जो है मूवमेंट नहीं हुआ शरीर का तो ये तकलीफ भी देती है, और अन्यथा अगर सामान्य गति है, सामान्य लोगों का मूवमेंट है, तो ये अपान वायु के रूप में शरीर से निकाल दी जाती है। दूसरा, हमारे शरीर में रेस्पिरेशन के दौरान हम पढ़ेंगे किस प्रकार जो भी ऑक्सीजन आती है, तो वो ऑक्सीजन हमारी आती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे लंग्स के द्वारा बाहर फेंक दी जाती है। तो जब हमारी ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो ये हमारे शरीर में क्या है, इनकमिंग है, हमको रिक्वायर्ड है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भी हमारा एक प्रकार का उत्सर्जन है, क्योंकि ये हमारे शरीर को बाहर फेंकना है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में मिलके और लंग्स में जाता है, और वहाँ लंग्स जो है इसको कार्बन डाइऑक्साइड को प्रश्वास के माध्यम से बाहर फेंक देते हैं, और फिर श्वास के माध्यम से ऑक्सीजन हमारे रक्त में घुल जाता है, और वहाँ से ये पूरे शरीर में भेजा जाता है। तो उत्सर्जन तंत्र के दो पहलू हमने देखे, पहला सॉलिड वेस्ट किस प्रकार से निष्कासित किया जाता है, और दूसरा जिसमें हमने देखा कि गैसेस किस प्रकार से हमारे शरीर से निष्कासित की जाती हैं। अब हम देखने वाले हैं
यूरिन और यूरिनरी सिस्टम के बारे में डीप में, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखें। तो ये हमारा उत्सर्जन तंत्र हम देखने जा रहे हैं। उत्सर्जन तंत्र के लिए शरीर आप से हानिकारक चयापचय जितने भी अपशिष्ट हमारे शरीर पदार्थों में को बाहर हानिकारक निकालने की जो प्रक्रिया को चीजें हैं उत्सर्जन कहते हैं। चयापचय के द्वारा जो निकलती हैं, उन सभी को जिस बाहर तरह से फेंकने का जो पोषण कार्य यानी है वो न्यूट्रिशन, करते हैं। सांस लेना यानी न्यूट्रिशन में आपने रेस्पिरेशन देखा किस और प्रकार से परिवहन उनका यानी कार्य हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन की क्रियाएं और होती हैं, रेस्पिरेशन उसी में भी तरह आपने देखा कि अलग किस अलग प्रकार जीव उत्सर्जन उत्सर्जन कार्य के कर लिए रहा है। अलग अलग अब हम प्रक्रियाओं देख का रहे हैं इस्तेमाल करते हैं। आगे एक कोशिक जीव ये यानी है एक यूनिसेल्युलर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अपने जीव शरीर जिसका की एक ही सतह से सेल है। आसपास के वो किस पानी तरह में से देखिए अपशिष्ट अपना पदार्थ शरीर निकालते का हैं। वेस्ट बाहर इस निकाल प्रक्रिया रहा है को उसकी स्किन विसरण के यानी द्वारा, डिफ्यूजन कहते हैं। उसको लेकिन डिफ्यूजन कहते हैं। बहुकोशिकीय जीवों और यानी यहाँ पर मल्टीसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म में उत्सर्जन मल्टीसेलुलर यानी जीव हैं एक्सक्रीशन जिनमें बहुत प्रक्रिया के सारे लिए सेल्स उनके हैं, कुछ उनके विशिष्ट अंग पास ये विकसित होते एक हैं। जोड़ा किडनी का मनुष्यों है में जिसको उत्सर्जन हम क्या बोलते हैं किडनी उत्सर्जन को? के लिए सबसे मुख्य गुर्दा, अंग होते गुर्दा। हैं वृक्क यानी और गुर्दे। ये दो पाइप से जुड़ा हुआ है जिनको हम मानव के उत्सर्जन यूरेटर तंत्र में बोलते आते हैं। हैं यूरेटर, पहला वृक्क का एक जोड़ा, इनको वृक्क दायां बोल रहे हैं, वृक्क किडनीज को वृक्क भी बोला और है, गुर्दा बायां वृक्क। या वृक्क। राइट दूसरा किडनी और लेफ्ट किडनी। मूत्रवाहिनियां राइट यानी किडनी थोड़ी यूरेटर का बड़ी एक होती है। जोड़ा, ये दाईं है हमारा मूत्रवाहिनी और राइट बाईं और मूत्रवाहिनी। लेफ्ट तीसरा यूरेटर यानी एक कि मूत्राशय यूरिनरी यानी ट्यूब्स, यूरिनरी और ब्लैडर। नीचे जो है चौथा ये एक यूरेथ्रा मूत्र बोलते मार्ग हैं यानी कि यूरेथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ वृक्क पर उदर जो यानी ये एब्डोमेन में यूरिन है वो कशेरुक आके दंड कलेक्ट यानी होती है। बैकबोन के दोनों ये तरफ स्थित किडनीज होते हैं। कहाँ पर होती हैं? ये वृक्क हमारी पीठ निस्पंदन की तरफ यानी होती हैं। ध्यान फिल्ट्रेशन रखिए की मूल पेट की इकाई तरफ है। नहीं होती, इसमें ये बहुत हमारी पतली रीढ़ सतह की वाली हड्डी जो रक्त है कोष्ठ पीठ की, वहां पे पीछे की तरफ ये दोनों किडनियां होती हैं। इसलिए जिनको किडनी स्टोन है ना, उनको सबसे पहले पीठ के मतलब लोअर बैक में दोनों तरफ जो है वो दर्द होने लगता है। तो इसलिए ये किडनीज का जो पोजीशन है वो कहाँ पर है? ये हमारे रीढ़ की हड्डी के पास पीछे की तरफ जो है ये दोनों किडनीज हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो किडनी है वो किस प्रकार बारीक बारीक, आपको ये कप शेप के दिख रहे हैं, ये जो कप शेप के दिख रहे हैं, ये किडनी को इन्होंने बीच में से सपोज काट दिया। एक जैसे ये बाजू की जो किडनी है ये पूरी अक्खा है ये, और ये जो बाजू वाली है इसको इन्होंने बीच में से हाफ कर दिया, तो अंदर कैसी होती है वो इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। तो ये कप शेप के देखिए यहाँ पर आपको जो दिख रहे हैं, ये कप शेप के ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इनके अंदर जो होते हैं उनको हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं। और ये नेफ्रॉन्स क्या करते हैं? ये नेफ्रॉन किडनी का वो सबसे छोटा यूनिट है जो कि ब्लड के फिल्ट्रेशन का कार्य करता है। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले आपको एक बात बतानी बहुत ज़रूरी है। सब लोग हैं ना? भागा तो नहीं कोई? मुझे आप सब दिख नहीं रहे। हाँ, यस। तो किडनीज में जो ब्लड आता है वो कौन सा होता है? मैं आपको ये प्रश्न क्यों कर रही हूँ? क्योंकि फर्स्ट ईयर के एक बच्ची ने मुझे ये प्रश्न किया था, एक बार नहीं 2 बार मुझे ये प्रश्न किया था, जब मैं उनको वो पढ़ा रही थी, लंग्स और हार्ट का कनेक्शन पढ़ा रही थी। तब मैंने उनको बोला था कि जब मैं आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाऊँगी तब मैं आपको बताऊँगी कि ये कैसे होता है, पर वो मौका नहीं आ पाया अनफॉर्चुनेटली। इसलिए ये प्रश्न जो है सबके मन में उठता होगा कि जैसे लंग्स और हार्ट का कनेक्शन है, तो इम्प्योर ब्लड जो है वो लंग्स की ओर जाता है और लंग्स प्योर ब्लड भेजते हैं, और ऐसा एक ही हमारे शरीर में आर्टरी है जो कि मतलब हमारे इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है, जो कि लंग्स में जाता है। और ऐसा एक ही वेन है हमारे शरीर में जो प्योर ब्लड कैरी करता है, जो लंग्स से हार्ट की ओर आता है। जब हम अभी कार्डियोवैस्कुलर करेंगे ना, तो आपको ये डायग्राम के साथ समझाऊंगी मैं। तो उस समय उस बच्ची ने मुझे ये प्रश्न किया था कि किडनीज के तरफ कौन सा वाला ब्लड जाता है? तो इसका उत्तर ये है कि किडनीज की तरफ आने वाला जो ब्लड है वो प्योर ब्लड है। तो किडनीज को अगर आपके जो हार्ट है ना, हार्ट में अगर 5 हिस्से कर लिए जाएं ब्लड के, मतलब हार्ट जितना ब्लड पंप कर रहा है उसके 5 हिस्से कर लिए जाएं, तो
5वां हिस्सा मतलब जो कि सबसे ज़्यादा है, बाकी के 4 हिस्से पूरे शरीर को और 1 हिस्सा पूरा जो है वो किडनीज़ को जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे ही करके वो धीरे-धीरे करके उस प्योर ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है, उस प्योर ब्लड का जो है वो संचार होता है किडनी में। अब वो प्योर है उसका अर्थ क्या है? मतलब वो ऑक्सीजनेटेड है। लेकिन अब उसके अंदर की जो इम्प्योरिटीज़ कौन सी वाली हैं? यूरिया है, यूरिक एसिड है और अन्य अन्य वेस्ट हैं। तो इन सब को भी निकालना है। तो इन सब को निकालने का कार्य कौन करता है? तो किडनीज करते हैं। और किडनीज कोशिकाएं के होती यूनिट्स हैं। क्या है? वो है प्रत्येक अपने कोशिका का झुंड नेफ्रॉन्स। ट्यूब के अंत में कप ठीक है? के आकार जैसे भाग से ये जुड़ा कप के होता है, आकार के जैसा जो कि भाग है निस्पंदित यानी छने हुए मूत्र को इकट्ठा करती है। और ये सब क्या प्रत्येक करते वृक्क हैं? में बड़ी ये संख्या यूरिया में को निस्पंदन यूरिन इकाइयां को जो होती है हैं, ये ये आकार छानने का जैसे कार्य भाग करते से हैं जुड़ा होता है, और जो इनके कि अंदर से निस्पंदित यानी छने हुए मूत्र को इकट्ठा करती है। नेफ्रॉन्स जो है प्रत्येक ये वृक्क इन में सबको बड़ी नेफ्रॉन है। संख्या में और ये जो है निस्पंदन नेफ्रॉन इकाई इसको इसका एक यूनिट था ये जो आपको अभी दिखा। आकार जैसे भाग से जुड़ा होता है, जो कि निस्पंदित यानी छने हुए मूत्र को इकट्ठा करती है। प्रत्येक वृक्क में बड़ी ये देखिए, ये वृक्क का अणु आपको जो वृक्क का अणु यानी कि किडनी का सबसे पहला यूनिट यानी कि नेफ्रॉन, इंग्लिश में उसको नेफ्रॉन बोलेंगे, ये उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है? ये स्ट्रक्चर आपको बनाने को नहीं आएगा, लेकिन ये स्ट्रक्चर आपको समझने के लिए बहुत आवश्यक है। किस प्रकार से इसमें ब्लड अंदर जाता है और जैसे आपको ये नीचे ऊपर आते हुए ट्यूब्स जैसे दिख रहे हैं ना, इन ट्यूब्स के माध्यम से जब ये ब्लड जाता है तो इनके अंदर के एमिनो एसिड्स और एटीपी, ग्लूकोज, ये सारा कुछ एब्जॉर्ब करके वापस जो है ब्लड में भेज दिया जाता है। और इसके अंदर का यूरिया, यूरिक एसिड और डिज़ोल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य अन्य जो अनावश्यक चीज़ें हैं, इंक्लूडिंग शुगर भी जब ज़्यादा होता है ना, डायबिटीज़ होती है और वो यूरिन में निकलने लगती है, तो वो इसीलिए निकलने लगती है क्योंकि वो आपके शरीर को जितनी आवश्यकता थी वो तो उसने ले ली और जो अनावश्यक था वो यूरिन के माध्यम से शरीर ने बाहर उसको फेंक दिया। तो ये किडनीज को बाद में डैमेज करने लगता है। तो एनीवेज, तो ये जो कुछ भी आवश्यक है हमारे शरीर के लिए वो इन नेफ्रॉन्स के द्वारा फिल्टर करके वापस रक्त में भेज दिया जाता है और जो अनावश्यक हैं, जो वेस्ट हैं, वो आपके यूरिन के माध्यम से नीचे भेज दिया जाता है। संख्या में निस्पंदन इकाइयां होती हैं, जिन्हें विक्राणु यानी नेफ्रॉन कहते हैं। ये आपस में सटे हुए होते हैं। और ये बहुत नाइट्रोजनी क्लोजली पैक्ड अपशिष्ट होते हैं। यानी ये एक किडनी के अंदर हजारों लाखों नेफ्रॉन्स होते हैं और ऐसे छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स के अंदर से ये जो बहुत बारीक कैपिलरीज जो है इनमें हमारा ब्लड जाता है और ये ब्लड का सारा जो है फिल्टरेशन होता है प्रॉपर। यानी न्यूट्रोजीनस वेस्ट वो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो कि रक्त से छनकर मूत्र के रूप में अब एकत्रित ये होते हैं। दोनों जो जो यूरेटर्स मूत्र हैं, बनता इन है दोनों वो ट्यूब्स के माध्यम मूत्राशय से में मूत्र जो मूत्र वाहिनियों है से होते वो हुए निकलता मूत्राशय में है। यानी यूरिनरी मूत्राशय ब्लैडर में में मूत्र आता है एकत्रित होता है और और इकट्ठा मूत्र होता मार्ग है के और द्वारा नीचे ये शरीर यूरेथ्रा से जहाँ बाहर से निकलता उसका है। निष्कासन आइए अब किया जानते जाता हैं है। कि मूत्र कैसे बनता है। अब हम देख मूत्र रहे हैं बनने की कि प्रक्रिया यूरिन 3 बनता चरणों कैसे में है। होती है। ठीक है, इसमें 3 प्रोसेस होते पहला हैं। पहला है निस्पंदन यानी फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन, दूसरा दूसरा पुनरावशोषण यानी रीएब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन और और तीसरा तीसरा स्त्रावण यानी सिक्रीशन। सिक्रीशन। निस्पंदन यानी देखिए यहाँ पर फिल्ट्रेशन, दिख रहा है वृक्क में ये है हमारा नाइट्रोजनी नेफ्रॉन अपशिष्ट के यानी अंदर ब्लड न्यूट्रोजीनस गया, वेस्ट जैसे कि घुसा, यहाँ से यूरिया, नेफ्रॉन के अंदर यूरिक घुसा। अम्ल यानी एसिड को रक्त से अब निकाला इसमें जाता है। एसिड्स हैं, वृक्काणु एमिनो यानी एसिड्स हैं, नेफ्रॉन में प्रोटीन्स यूरिक हैं बनने या की फिर प्रक्रिया होती है। जो अपना पुनरावशोषण ग्लूकोज यानी है, तो इन रीएब्जॉर्प्शन, सबको नाइट्रोजनी फिल्टर किया अपशिष्ट के साथ और कुछ जितनी भी पदार्थ जैसे आवश्यक चीजें ग्लूकोज, थी अमीनो उनको अम्ल, नमक रीएब्जॉर्ब और कर अधिक लिया। पानी साथ में जैसे छन नमक, जाते हैं। सोडियम इनका है, इनको भी रीएब्जॉर्ब पुनरावशोषण कर लिया किया जाता जाता है। है। पुनरावशोषण पुनर्शोषण, यानी ठीक है ना? रीएब्जॉर्प्शन अधिक पानी रीएब्जॉर्प्शन और अपशिष्ट में मिले हुए पानी की मात्रा पर निर्भर करता है कि कितना पानी वापस अवशोषित होगा। स्त्रावण यानी सिक्रीशन, विक्राणु की तीसरा जो है नलिकाओं वो द्वारा जब सिक्रीशन, मूत्र स्रावन। वृक्क में जाता है तब तो जो अपशिष्ट पदार्थों के आवश्यक है वो पुनरावशोषित वापस अवयव ले लिए रक्त जाते हैं में ब्लड में स्रावित किए और जाते जो हैं। नहीं आवश्यक वृक्क हैं में वो बना मूत्र के मूत्र द्वारा का आगे निष्कासन, भेज दिए जाते हैं। वृक्क और में अब बना ये मूत्र मूत्र का लंबी निष्कासन जो नलिकाओं हो में गया आ ये जाता है जिसे यूरेटर्स मूत्र के द्वारा वाहिनी कहते नीचे हैं। आया मूत्र वाहिनी का यूरिनरी एक सिरा ब्लैडर में। वृक्क से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा मूत्राशय से जुड़ा होता है। मूत्राशय में मूत्र तब तक रहता है
जब तक मूत्राशय में मूत्राशय तब पर तक इन्हें मूत्र बाहर रहता है जब निकालने तक का इसका दबाव प्रेशर नहीं जो है वो बनता। ज़्यादा न बढ़े। तो 200 से लेकर 400 ml तक का प्रेशर जो है ये सहन कर सकता है और जब उसके बाद मूत्राशय भी पर सहन मूत्र करता को है। बाहर क्यों? निकालने का क्योंकि दबाव बनता मूत्राशय जो है, है तब मूत्र वो मार्ग से नर्वस ये सिस्टम बाहर के निकल साथ जुड़ा जाता हुआ है। है और ऐच्छिक रूप से हम हम इसको मूत्र को कंट्रोल बाहर कर निकालने का सकते हैं। दबाव बनने तक अंदर कैसे रोकते हैं? क्योंकि मूत्राशय पेशियों से बना होता है और ये तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में होता है, इसलिए हम मूत्र बाहर निकालने की इच्छा को अक्सर रोक सकते हैं। मूत्र को बाहर निकालने की प्रक्रिया को मूत्र और फिर निष्कासन यानी यूरिनेशन के जो यूरिनेशन प्रोसेस है कहते उसको हैं। हम जो है मूत्र ओए निकासन छोटू, ऐसा इन्वेस्टिंग बोलते शुरू हैं। करी तूने? ठीक है, कौन सी इन्वेस्टिंग? मेरे पास लाखों रुपए थोड़ी है। लाखों? तो इस प्रकार से ये इस प्रकार ये आपने देखा कि हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम किस प्रकार कार्य करता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने 3 पहलू देखे। सॉलिड वेस्ट को हमने कैसे एक्सक्रीट आउट करना है वो हमने देखा। लार्ज इंटेस्टाइन से बहुत भाग में जो वाटर है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और सॉलिड वेस्ट जो है वो एनल कैविटी के माध्यम से गुदा मार्ग से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। दूसरा हमने गैशियस जो एग्जिट देखी कि किस प्रकार से मुंह से गया हुआ जो जितना भी गैशियस पदार्थ है वो अपान वायु के रूप में निकल जाता है और इसके अलावा जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे प्रश्वास के माध्यम से हमारे शरीर से उत्सर्जित कर दिया जाता है। और फिर हमने देखा कि लिक्विड वेस्ट हमारे शरीर से कैसे जाता है। तो शरीर के अंदर जितना भी टॉक्सिन है वो सारा टॉक्सिन ब्लड में आता है और वो ब्लड जो है वो जैसे हम चाय की छन्नी से चाय छानते हैं, इसी प्रकार किडनीज नाम के 2 बड़े बड़े हमारे पास एक ऐसे तंत्र होते हैं जो अंदर अनेकों मिलियन नेफ्रॉन्स से मिलकर बने हुए होते हैं और इन नेफ्रॉन्स को हम उस छन्नी के जैसा समझ सकते हैं। इनके माध्यम से जब ये ब्लड फ्लो होता है तब इसमें 3 प्रोसेस में पहला प्रोसेस होता है जब उसका जो है एंट्री होती है और जब उसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो उसमें से दूसरे प्रोसेस में रीअब्जॉर्प्शन होता है और तीसरे प्रोसेस में उसका वापस जो है उसमें से भेज दिया जाता है सिक्रीशन के माध्यम से। जो एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो निष्कासन के लिए जो जाना है वो यूरिन के माध्यम से बाहर आ जाता है और ये सारा जो प्रोसेस है वो कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। राइट किडनी लेफ्ट किडनी से थोड़ी बड़ी होती है। किडनीज के जस्ट ऊपर आपके पास में एक जो है ग्लैंड होती है। उस ट्रायंगुलर शेप की ग्लैंड को हम डिस्कस करेंगे जब हम ग्लैंड्स पढ़ेंगे तब एंडोक्राइन सिस्टम में। तो ये किडनीज का हमने देखा और इन किडनीज को यूरेटर्स जो है मूत्र जो है जो ट्यूब्स हैं यूरेटर्स जो है वो कनेक्ट करते हैं नीचे यूरिनरी ब्लैडर से और वो यूरिनरी ब्लैडर खुलता है कहाँ पे? यूरिथ्रा में, मूत्र जहाँ से निष्कासित किया जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो लिक्विड वेस्ट है हमारे शरीर का ये बाहर जाता है और जितनी ज़्यादा मात्रा में हम पानी पीते हैं उतनी ही ज़्यादा मात्रा में ये फ्रीक्वेंसी होती है मूत्र जो है विसर्जन की और इसमें हमारे जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनके बाहर आने की और किडनी को ज़्यादा बेटर जो है स्पेस मिलने की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो इसीलिए हम लोगों का पानी पीने का जो एक जो प्रकार है वो बहुत मतलब फिक्स्ड है, लेकिन इसमें भोजन के तुरंत बाद 1 घंटे तक पानी नहीं पीने का भी उसमें मतलब यौगिक आहार में है ना वो हमको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि भोजन के बाद 1 घंटे तक पानी नहीं पीते हैं और जो सुबह उठ कर के पानी पीने का सबसे पहले कोमट गर्म पानी पीने का हमको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है जिसको क्या बोलते हैं क्या नाम है उसका? कोई किसी को याद है क्या? सुबह उठ के कोमट गर्म पानी पीना उसको क्या बोलते हैं? आमोशा बोटी प्यायचं ते. हाँ हाँ सगळे त्याचं काय नाव असतं?
काही नाही, आमुषापोटी कोमट पाणी प्यायचं. हो, ते प्रोसिजर झालं. त्याचं एक काहीतरी नाव एक आहे. उषापान म्हणतात त्याला. म्हणजे सकाळी रिकामे पोट आणि उठल्याच लगेच आपण पहिले पाणी प्यायचं, म्हणजे रिकामे पोटी थोडा कोमट करून. आणि अगदी गरम चहासारखं गरम पाणी प्यायचं नसतं. अगदी म्हणजे कोमट पाणी, असं दात बंद करून असं जास्त म्हणजे वायू जास्त तोंडाने आपल्याला नाही घ्यायची. हळूहळू आपल्याला प्यायचं पाणी. आणि किती पाणी प्यायचं म्हणजे पोट भरून पाणी प्यायचं, त्याला आपण उषापान असं म्हणतो. तर उससे क्या होता है, ये हमारी किडनीज जो है, जो रात भर हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने के बाद उनके पास बहुत सारा वेस्ट इकट्ठा हो गया होता है ना, तो वो सारा वेस्ट का उत्सर्जन जो है ये हमको करने में मदद करता है. तो इस प्रकार से ये हमारा उत्सर्जन तंत्र कंप्लीट हुआ है. आपको इसमें किसी भी प्रकार का अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं. कोई पूछेगा नहीं, फिर मैं ही पूछूंगी. मैम थोड़ा सा इंग्लिश हार्ड जा रही है मुझे, तो थोड़ा सा कर रहा हूँ, मतलब कर रहा हूँ पढ़ाई, बट थोड़ा मैं समझ सकती स्लो. हूँ. ये शब्द जो है ना, ये शब्द आपके लिए नए हैं. तो वो इंग्लिश में ही तैयारी करने की है अभी, तो ठीक है. तो कर रहा इसकी हूँ. सर, वो नर्सिंग के लिए बुक रहता है ना, उसमें इंग्लिश का मराठी में ट्रांसलेशन दिया है. ओके.